नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय वीर अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो कि है आपका बैक ऑफिस फंक्शन के बारे में और अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में। यहाँ पर हमारा एजेंडा रहने वाला है कौन कौन से फंक्शन जो है बैक ऑफिस द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कौन कौन सा काम बैक ऑफिस करता है, और साथ ही साथ में अनरिकंसाइल्ड जो आपकी एंट्रीज रहती है उनका रिकंसिलेशन फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। बैक ऑफिस फंक्शन या बैक ऑफिस कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट पर्सनल इन द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हु आर नॉट क्लाइंट फेसिंग। तो बैक ऑफिस में लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं और क्लाइंट को नहीं फेस करते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर बैक ऑफिस, बैक मतलब पीछे का ऑफिस, ठीक है। फ्रंट पे आप ब्रांच में बैठे हुए, आप फ्रंट ऑफिस हैं। बैक ऑफिस मतलब पीछे से, एकदम पीछे। जैसे अकाउंट खोलना है, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया, सारी फॉर्मेलिटी करवा ली, स्कैन करके बैक ऑफिस भेज दिया। अब बैक ऑफिस वाले चेक करेंगे, कोई कमी होगी तो आपसे मांगेंगे, नहीं कमी होगी तो अलाउ कर देंगे, अकाउंट ओपन हो जाता है। दैट्स हाउ द बैक ऑफिस इज वर्किंग। ठीक है, बैक ऑफिस में बी लोकेटेड समवेयर अदर देन द बैंक ऑफिस ब्रांच, बैंक ब्रांच या बैंक ऑफिस। मतलब जरूरी नहीं कि बैंक जो आपका बैक ऑफिस है वो किसी ब्रांच में हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो, वो ऐसे किसी भी जगह हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैक ऑफिस के लोगों का जरूरी नहीं है कि किसी से इंटरेक्शन हो, क्लाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं तो कहीं भी उनकी दुकान खोली जा सकती है। ठीक है, मैनी बैक ऑफिसेस आर लोकेटेड इन एरियाज और कंट्रीज विथ चीपर रेंट एंड लोअर लेबर कॉस्ट। यानी कि बैक ऑफिस को कुछ ऐसे जगहों पर या ऐसे देशों में खोले जा सकते हैं जहां पर लेबर भी सस्ता है, जहां पर रेंट भी सस्ता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैक ऑफिस इज रिकंसाइलिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज स्पेशली ऑफ इंटर ऑफिस एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं ये बैक ऑफिस वाले, लेकिन रिकंसिलेशन का काम मेन काम होता है इनका, रिकंसाइलिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज, खास करके इंटर ऑफिस एंट्रीज। इंटर का मतलब अलग अलग ऑफिसों की एंट्री होता है। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। कौन कौन से फंक्शन जो है बैक ऑफिस द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो बैक ऑफिस जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बैक ऑफिस कैरी आउट वेरियस फंक्शन ऑफ टू सपोर्ट द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी। फ्रंट ऑफिस की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टास्क जो है बैक ऑफिस द्वारा किए जाते हैं। इन स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक ट्रेजरी ऑपरेशंस and forex, the back office perform the mainstream role of directly supporting the trading room or front office by controlling कन्फर्मेशन एंड सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के तौर पर इन्होंने देखा कि मान लीजिए अगर आप ट्रेजरी के ऑपरेशन देख रहे हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है या फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ बैक ऑफिस क्या कर रहा है, वहाँ बैक ऑफिस जो डीलिंग रूम है, मेन रूम है, फ्रंट ऑफिस है, उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कैसे करता है? बाई कंट्रोलिंग कन्फर्मेशन एंड सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसका कंफर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बैक ऑफिस वाले देखेंगे। उसके साथ ही साथ में सेटलमेंट हुआ अमाउंट का या नहीं हुआ, इसको देखने की जिम्मेदारी भी बैक ऑफिस वालों की होती है। तो इस तरीके से ये फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी जो है कई सारे टास्क जो है बैक ऑफिस द्वारा किए जाते हैं, जिनको ग्रुप किया गया है अंडर में। बैक ऑफिस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम देखता है, बैक ऑफिस डिपॉजिट का काम देखता है, बैक ऑफिस लोन का काम देखता है, बैक ऑफिस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का काम भी देखता है। ये सारी जिम्मेदारियां बैक ऑफिस के कंधों पर होती हैं। अदर फंक्शंस में अगर हम देखें तो क्लियरिंग हो गया, है ना, क्लियरिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, रिमिटेंस हो गया, ये सारी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि बैक ऑफिस क्या होता है। बैक ऑफिस में वो लोग होते हैं, खास करके सर्विस इंडस्ट्री में, बैंक चूँकि सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, क्लाइंट फेसिंग नहीं होते, यानी इनका क्लाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। बैक ऑफिस कोई जरूरी नहीं है कि किसी ब्रांच में खुला हो या किसी जो है हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस में खुला हो, ये कहीं भी खुल सकता है। ऐसी जगहों पर भी, ऐसे देशों में भी आप खोल सकते हैं जहां पर अगर आपको लेबर सस्ता और जो है रेंट सस्ता है तो वहां पर भी खोला जा सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क में आपका रिकंसिलेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज का रिकंसिलेशन होता है। रिकंसिलेशन क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 1000 रुपये दे दिए, अब आपने जो है 1000 रुपये इधर उधर खूब खर्चा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में उनको मान लीजिए नहीं लिखा,
मान लेते हैं कि आपने नहीं लिखा। फिर मैंने आपको बोला कि 1000 कहाँ खर्चा किया। अब आप बैठे और लिखना शुरू किया तो देखा कि पता चल रहा है कि यार सारा हिसाब तो मिल गया 950 का, 50 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। अब ध्यान करके किसी भी तरीके से आपने उस 50 रुपये को भी याद किया कि अच्छा कहाँ खर्चा किया। तो ये एक तरीके का साधारण सा रिकन्सिलेशन हमने किया हुआ है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि हाँ ये भी एक रिकन्सिलेशन का ही फंडा है अपने आप में। ओके, उसके बाद में हमने फिर ये बात की कि कौन कौन से फंक्शन इनके द्वारा किए जाते हैं। तो बैक ऑफिस सपोर्ट का काम देते हैं, फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करने का काम देते हैं। कुछ स्पेशलाइज जैसे फॉरेक्स और ट्रेजरी में अगर जो है बैक ऑफिस देखा जाए तो ये डीलिंग रूम जिसे फ्रंट रूम भी कहते हैं उसको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ये कंफर्मेशन की कंट्रोलिंग करते हैं और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस को भी लुक आफ्टर करते हैं। फिर हमने देखा कि बैक ऑफिस के फंक्शन को हम कई सारे ग्रुप में क्लब कर सकते हैं, जिसमें से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हो गया, डिपॉजिट हो गया, लोन का काम हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का हो गया। आप सोच रहे होंगे सर कि डिपॉजिट में जो है बैक ऑफिस क्या करेगा, ये तो ब्रांच में आता है। देखो सोचो तुम ब्रांच में बैठे हो और एक कस्टमर 10 करोड़ रुपए लेकर के आ गया आपके पास में, आपसे बोलेगा सर 10 करोड़ की एफडी करवानी है। आप मुझे जवाब दें कि आप एफडी कर देंगे? नहीं, बल्क एफडी हो गई, 2 करोड़ से ऊपर की एफडी बल्क एफडी कहलाती है और उसके लिए आपको बैक ऑफिस की परमिशन चाहिए होती है, ट्रेजरी की परमिशन चाहिए होती है। फंस गए ना आप? कहाँ गया वो काम? बैक ऑफिस के पास में। दैट्स हाउ बैक ऑफिस वर्क है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर काम में बैक ऑफिस क्लियरिंग में, कलेक्शन में, रेमिटेंस वगैरह में भी मदद आपकी करता है। ठीक है, रिकन्सिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो 5 कैटेगरी में रिकन्सिलेशन का काम बैंकों में देखा जाता है। बेसिक रिकन्सिलेशन फंक्शन इन द बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और ये 5 ग्रुप कौन से हैं? रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट तब आप कर रहे हैं जब पेमेंट हो रही है, उसमें कोई इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है, कोई इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है और पेमेंट हो रही है, तो उस केस में आप रिकन्सिलेशन करते हैं। दूसरा रिकन्सिलेशन करते हैं जब कोई करस्पॉन्डेंट बैंक इन्वॉल्व है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो वगैरह इन्वॉल्व है, उस केस में रिकन्सिलेशन करते हैं बैंक अकाउंट का, आरबीआई के साथ जो अकाउंट है उसका, या किसी और बैंक के साथ जो अकाउंट है उसका रिकन्सिलेशन करते हैं। या रिकन्सिलेशन ऑफ इंट्रा ब्रांच, इंट्रा मतलब विद इन ब्रांच, ब्रांच के अंदर जो एंट्रियां हैं उसका रिकन्सिलेशन करते हैं। या रिकन्सिलेशन करते हैं इंटर ब्रांच या ऑफिस, इंटर ऑफिस यानी एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ अगर रिकन्सिलेशन, या एक ऑफिस का दूसरे, या एक ब्रांच का दूसरे ऑफिस के साथ, इस तरीके का भी रिकन्सिलेशन। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके का, पहला जिसमें इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हैं पेमेंट में, उसमें रिकन्सिलेशन। दूसरा जिसमें जो है करस्पॉन्डेंट बैंक इन्वॉल्व हैं, जैसे नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट वगैरह होता है। उसके बाद में रिकन्सिलेशन तब जब आपका आरबीआई के साथ बैंक अकाउंट है या किसी और बैंक इंस्टीट्यूशन के साथ अकाउंट, उसका रिकन्सिलेशन। इंट्रा ब्रांच रिकन्सिलेशन करते हैं एंट्रीज का, जब ब्रांच के अंदर की एंट्रीज को रिकन्साइल करते हैं। इंटर ब्रांच या ऑफिस की रिकन्सिलेशन करते हैं जब आप विद इन डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में, ठीक है, रिकन्सिलेशन करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम सारे नहीं पढ़ेंगे, काम की जो है चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भाई। जो है सारी चीज़ें पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और ना ही जेआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएटरीज, यानी कि पेमेंट में इंटरमीडिएटरी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर मर्चेंट है, यहाँ पर अमेजॉन है और यहाँ पर बैंक है मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो कस्टमर है वो क्या करेगा, कस्टमर पेमेंट करेगा अमेजॉन को। ठीक है, अमेजॉन बाद में रिकन्साइल करके मर्चेंट को पेमेंट करता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज कौन हो गया यहाँ पर, अमेजॉन हो गया। सारा पैसा पहले कहाँ जाएगा, अमेजॉन के खाते में जाएगा, फिर वहाँ से जिसका जो पैसा है जिस मर्चेंट का वो बटता है। तो ये इंटरमीडिएटरीज का यही सही कॉन्सेप्ट होता है। In most existing arrangement involving such intermediaries, the payment made by customer are credited to the account of these intermediaries. अमेजॉन के खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं ताकि सेटलमेंट किया जा सके ई कॉमर्स का, बिफोर द फंड्स आर ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ मर्चेंट इन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट में हम मर्चेंट के खाते में डालेंगे, लेकिन उससे पहले पैसा कहाँ जाता है, आपके मर्चेंट के खाते में चला, मर्चेंट कह रहा हूँ, जो इंटरमीडिएटरीज है अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट, इनके खाते में चला जाता है। अब इनके खाते में जो पैसा आया, अगर 10 करोड़ आया है तो वो 10 करोड़ मर्चेंट्स को जाना है, तो वो 10 करोड़ सभी मर्चेंट के पास चला जाना चाहिए, हमें इंश्योर करना होता है। अगर नहीं गया है, कुछ गड़बड़ हो गई, अकाउंट नंबर गलत है, तो वो पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा। सोचो कि 10 करोड़ में से एक करोड़ रुपये फंसा रह गया, वहीं अभी खाते में दिख रहा है वो गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि वहाँ अकाउंट नंबर गलत डाला हुआ है मर्चेंट ने अपना। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इंश्योर करिए कि खाता जीरो रहे। अगर आप खाते को जीरो रखते हैं तो इसका मतलब आपने रिकन्साइल कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिकन्साइल आपको और समझ में आया होगा। एक रिकन्सिलेशन का और कॉन्सेप्ट देखिए, जब आप बैंकों में क्या होता है, जो एटीएम वगैरह चलते हैं, बल्क नोट एक्सेप्टर मशीनें वगैरह चलती हैं, जिन्हें डिपॉजिटर मशीनें हम कहते हैं, तो उनमें रिकन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों, आप अगर ब्रांच में काम करते हैं तो आपके ब्रांच में
आता होगा, कस्टोडियन बोलते हैं जो एटीएम में पैसे लोड करते हैं, तो वो आपके पास आते बोलते हैं कि सर आज मुझे जो है 16 लाख रुपए दे दीजिए इस एटीएम में लोड करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अपना सस्पेंस डेबिट करेंगे, 16 लाख रुपए उसको उठा करके दे देंगे, ठीक है। अब वो 16 लाख रुपए उस खाते में जा करके डालेगा, फिर ये 16 लाख रुपए जो ये कस्टोडियन है इसकी कंपनी हमारे एचओ को, हेड ऑफिस को भेजती है, हेड ऑफिस में वो पैसा हमारे मतलब हमारे सैलरी में डालता है, फिर हम अपनी सस्पेंस और सैलरी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो ऐसे में अब अगर 16 लाख रुपए, सोचो कि 16 लाख रुपए हमने अपने सस्पेंस को डेबिट किया हुआ है, और अगर जो है वो वेंडर हमें पैसे ना दे, T+2 ऐसे कॉन्सेप्ट भी होता है कि इतने दिन में सेटलमेंट हो जाए, तो लेकिन सोचो कोई भूल जाए 16 लाख रुपए दे ही ना, तो यहाँ ये 16 लाख रुपए का आपका सस्पेंस फंसा रहेगा, अकाउंट आपका जीरो नहीं होगा, इसका मतलब आप रिकंसाइल नहीं कर सके। तो यहाँ पर भी रिकंसिलेशन का रोल आ जाता है। इंक्रीजिंगली बैंक्स आर इंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी वेंडर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एटीएम ऑपरेशन। एटीएम ऑपरेशन के लिए बैंक जो है थर्ड पार्टी वेंडर के साथ अपना टाई अप करते जा रहे हैं। दीज वेंडर कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम बैंक एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द अमाउंट इन द एटीएम। तो ये क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं तो करेंसी चेस्ट से लेंगे या तो आपकी ब्रांच से लेंगे, और ला कर करेंसी चेस्ट से ही जनरली लेते हैं, करेंसी चेस्ट से पैसा लेंगे और आपके एटीएम में लोड करेंगे। इसके अलावा अगर जो है डिपॉजिट मशीनें लगाई हुई हैं आपने, तो वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा वो ला करके आपकी ब्रांच में या जो है करेंसी चेस्ट में देंगे। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यानी डिपॉजिटेड बाई द कस्टमर अमाउंट फ्रॉम एटीएम एंड डिपॉजिटिंग विद द बैंक। अगर डिपॉजिट मशीनें लगाई हुई हैं, देखो एटीएम का मतलब पैसे निकालना होता है, हमारे पास डिपॉजिट मशीनें भी होती है जिसमें कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है। तो अगर डिपॉजिट मशीनें लगा रखी हैं तो वहां से पैसा कलेक्ट करके लेकर आएगा और उसको जो है आपके पास जमा कर देगा, ठीक है। रिकंसिलेशन विद दीज वेंडर्स पीरियडिकली इज नेसेसरी। तो ऐसे में हमें रिकंसाइल करके इनकी एंट्रीज को रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये भी बात हमें क्लियर हो जाती है। रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट विद द आरबीआई एंड अदर बैंक एंड इंस्टीट्यूशन। तो हम रिकंसिलेशन देखेंगे बैंक अकाउंट का आरबीआई के साथ में और फिर अदर बैंक के साथ देखेंगे। तो बैलेंस विद द आरबीआई के केस में क्या देखना होता है, तो देखो एवरी बैंक नॉर्मली मेंटेन अ करंट अकाउंट और अदर टाइप ऑफ अकाउंट विद द आरबीआई टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्लियरिंग, आरटीजीएस, करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन, इन सब के लिए। तो क्या होता है कि सभी बैंकों को आरबीआई के साथ कोई ना कोई अकाउंट खोल करके रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है आपका नेफ्ट आरटीजीएस का पैसा सेटल हो, ठीक है। उसके बाद में आपका करेंसी चेस्ट का पैसा आरबीआई से आता है, उसको सेटलमेंट करना है, रेपो रिवर्स रेपो के लिए, तो हमें करंट अकाउंट वगैरह खोल के रखना पड़ता है। लेकिन सभी ब्रांचों में नहीं खोलता है, ओनली फ्यू सिलेक्टेड ब्रांचेज आर डेजिग्नेटेड टू हैव दीज अकाउंट विद द आरबीआई। कुछ गिनी चुनी ब्रांचें ही आरबीआई के साथ में अपना खाता खोलती हैं, तो जिनके पास खाता होगा वही तो रिकंसाइल करेंगे, सभी ब्रांचें नहीं करेंगी। देयरफॉर ओनली दोज ब्रांचेज हैविंग अकाउंट विद द आरबीआई नीड टू रिकंसाइल द बैलेंस विद इन दीज अकाउंट। तो भाई जिनके पास खाता है वही रिकंसाइल करेंगे। तो ऐसे में इनकी रिकंसिलेशन की जिम्मेदारी उन्हीं ब्रांचों की होती है जो जिनके पास में हमारा आरबीआई के साथ खाता खुला हुआ है। अब कुछ खास चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन रिमेन अनरिस्पॉन्डेड। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन है उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है कि किसका पैसा कहाँ जाना है, तो उसको ध्यान देना है। रेवेन्यू का कोई आइटम है जिसका एडजस्टमेंट या राइट ऑफ करना जरूरी है, तो इस पर ध्यान दीजिए। कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो अनएडजस्टेड है काफ़ी लंबे समय के लिए, तो इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, यानी कोई शेयर खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, द बैंक पीरियडिकली रिकंसाइल द सिक्योरिटी बैलेंस। तो बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी बैलेंस को रिकंसाइल करेगा, मैच करेगा इन द बैंक बुक, अपने बैंक की बुक में देखेगा, और साथ ही साथ में कस्टोडियन का जो अकाउंट है उसके लेजर बैलेंस में भी वो चेक करता है। तो यहाँ पर भी रिकंसिलेशन की ज़रूरत हमें महसूस हो जाती है। सिक्योरिटी शेयर खरीदा और बेचा गया है, तो बैंक का अकाउंट और उधर जो है जो जिसने मतलब सिक्योरिटी जो आपके NSDL CSDL हो गए, इनके साथ में हमें इनको चीज़ों को मैच करवाना होता है, या जो भी कस्टोडियन का अकाउंट हो, ठीक है। बैलेंस विद द अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूशन के साथ अगर बैलेंस है तो उसको कैसे मैनेज करना है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नो डेबिट ऑफ द चार्जेस आर क्रेडिट ऑफ द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। किसी दूसरे बैंक के साथ में अगर कोई चार्ज लगा है तो वो डेबिट में नहीं पड़ा रहना चाहिए, अगर कोई इंटरेस्ट लगा है तो वो क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, यानी निपट जाना चाहिए, ठीक है, उसको निपटा देना आवश्यक होता है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नो चेक सेंट, आपको इंश्योर करना होगा कि कोई भी चेक जो सेंट या रिसीव हुआ है क्लियरिंग में आउटस्टैंडिंग ना रहे, ये भी आपको इंश्योर करना होता है। उसके बाद में एज पर प्रैक्टिस प्रिवलेंट अमंग द बैंक एनी चेक्स रिटर्न अनपेड, अगर कोई चेक अनपेड रिटर्न हो जाता है तो उसको या तो सेम डे पर या नेक्स्ट जो है टू बी अकाउंटेड फॉर सेम डे इन विच दे वर सेंट टू द क्लियरिंग और द फॉलोइंग डे, या फिर अगले दिन। यानी कि अगर कोई चेक आपके पास में आता है और वो रिटर्न हो जाता है अनपेड किसी वजह से भी, तो उसकी अकाउंटिंग आपको उसी सेम डे में करनी है या तो अगले दिन जरूर से जरूर कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत पेंडिंग रखिए। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑल द बिल्स आर आउटस्टैंडिंग चेक्स
सेंट फॉर कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट हैव बीन क्रेडिटेड सब्सिक्वेंटली। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो भी अगर कोई बिल है, जितने भी बिल हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग चेक हैं, अगर वो कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं और आउटस्टैंडिंग है जो है एज ऑन एंड डेट, है ना, क्लोजिंग डेट पर अगर वो बचे रहते हैं, क्लोजिंग मतलब क्वार्टरली क्लोजिंग वगैरह पे, तो उसको सब्सिक्वेंटली क्रेडिट जरूर कर दीजिए। तो दूसरे बैंकों के साथ में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरे बैंकों के साथ में रिकन्सिलेशन की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ी, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई चार्ज डेबिट हुआ है तो उस चार्ज को इंश्योर करिए कि वो जो है डेबिट में ना पड़ा रहे। कोई अगर जो है इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। फिर हमने देखा कि कोई भी चेक अगर जो है सेंड या रिसीव किया गया है क्लियरिंग में तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 बैंक इन्वॉल्व हैं क्लियरिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई चेक रिटर्न हो जाता है अनपेड तो उसको सेम डे पे उसकी अकाउंटिंग करिए या फिर अगले दिन जरूर से जरूर कर दीजिए। अगर कोई आपका बिल है आउटस्टैंडिंग है या कोई चेक आउटस्टैंडिंग है जो कलेक्शन के लिए भेजा गया है, तो आप इंश्योर करिए कि वो जो है क्लोजिंग डेट पर अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो जो है सब्सिक्वेंटली क्रेडिट यानी उसके क्लोजिंग के बाद जरूर से जरूर क्रेडिट कर दिया जाए, फंसा नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ बातें करी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाया रिकन्सिलेशन में 5 टाइप के रिकन्सिलेशन होते हैं, जिसमें से पहला इंटरमीडिएट वाला हमने देखा, जिसमें मैंने आपको अमेजान का एग्जांपल दिया कि भाई मर्चेंट के खाते में पैसा जाने से पहले इंटरमीडिएट अमेजान के खाते में पैसा जाता है, ठीक है। फिर अमेजान के खाते से उसको सेटलमेंट हम मर्चेंट के खाते में करते हैं। अब इंश्योर करना है कि ये अकाउंट जीरो रहना चाहिए तभी रिकनसाइल हुआ है। उसके बाद में एटीएम वेंडर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एटीएम में पैसा या तो ले जाके लोड करते हैं या तो वहाँ से ला करके ब्रांच में जमा करते हैं, जैसी मशीन हो उस हिसाब से। तो ऐसे में हमें इनके अकाउंट की भी रिकन्सिलेशन करना जरूरी होता है। फिर हमने देखा कि जो है रिकन्सिलेशन आरबीआई के साथ और रिकन्सिलेशन अदर बैंक के साथ। आरबीआई के साथ में रिकन्सिलेशन में हमने देखा कि हर एक बैंक अपना आरबीआई के साथ में कोई ना कोई करंट अकाउंट खोल करके या अदर टाइप का अकाउंट जो है खोल के रखता है, ताकि जो है नेफ्ट, आरटीजीएस, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन की जा सकें। लेकिन सभी ब्रांचों में अकाउंट नहीं खोले जाते, कुछ सेलेक्टेड ब्रांचों में ही अकाउंट खोले जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इन अकाउंट को रिकनसाइल करें, लेकिन वही ब्रांच करेगी जिसके पास ये खाता होगा। अब रिकनसाइल करते समय कुछ खास बातों पर ध्यान रखना होता है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन अगर अनरिस्पॉन्डेड है काफ़ी समय से तो उसको ध्यान दीजिए। अगर कोई रेवेन्यू का आइटम उसको राइट ऑफ करना है, उसको एडजस्ट करना है तो उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद में अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है काफ़ी लंबे समय से तो उसको भी ज़रा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन यानी शेयर की खरीद और बेच हुई है, म्यूचुअल फंड की खरीद और बेच हुई है, तो उस केस में भी आपको अपने बैंक का बैलेंस और जो कस्टोडियन है जिसने खरीदा और बिचवाया है मीडिएटर, उसके बैलेंस को मैच करवाना होता है। उसके जनरल लेजर या डीमैट अकाउंट को मैच करने की जरूरत होती है। फिर अगर अदर बैंकों और इंस्टीट्यूशन के साथ आप खाते हैं तो वहाँ रिकन्सिलेशन कहाँ आएगा, वहाँ पर इंश्योर करिए कि कोई भी चार्जेज जो है डेबिट में आउटस्टैंड ना करे और कोई भी जो है इंटरेस्ट क्रेडिट में आउटस्टैंड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि कोई भी चेक जो है अगर क्लियरिंग में सेंड किया गया है तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्लियरिंग में चेक सेंड है या रिसीव्ड है तो उसको आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर कोई चेक जो है अनपेड रिटर्न हो जाता है तो उसको सेम डे पे अकाउंट करिए, यानी कि उसकी एंट्री कर लीजिए और या फिर अगले दिन उसको निपटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बिल है या कोई चेक है आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग डेट पर तो उसको सब्सिक्वेंटली क्रेडिट कर दीजिए, ठीक कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। फिर आती है बात रिकन्सिलेशन ऑफ इंट्रा ब्रांच एंट्रीज, यानी कि विद इन ब्रांच। इंट्रा मतलब विद इन ब्रांच, है ना। देखो बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल है ना, दो देशों को जोड़ेगी। इंट्रा मतलब विद इन ब्रांच, ओके। तो क्या होता है इंट्रा ब्रांच एंट्री? इन द पास्ट दिस वाज एक्यूट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ब्रांचेज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, मेनली सेविंग अकाउंट, एज द बुक रिमेन अनबैलेंस्ड फॉर ईयर। देखो ये बोल रहे हैं कि पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारे खाते हैं, 10-10 करोड़ खाते हैं बैंक में जब कंप्यूटराइज नहीं था। अब 10-10 करोड़ खाते हैं तो वो अनबैलेंस्ड रहते थे, उनमें बैलेंस मैच नहीं होता, तो रिकनसाइल नहीं हो पाते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। जब प्रॉब्लम हो जाती थी तो आरबीआई प्रेशर डालता था कि भैया इसको मैच करवाओ, इसको रिकनसाइल करो। तो उसकी वजह से आरबीआई के प्रेशर की वजह से विशेष टीमें बनाई जाती थी जिनका काम ही होता था कि भैया वो मेहनत करके, खूब मेहनत करके और ज़बरदस्त लग करके अकाउंट को रिकनसाइल किया करते थे, ठीक है। क्योंकि सालों साल जो है अकाउंट अनबैलेंस्ड रहा करता था। लेकिन जब से कंप्यूटराइजेशन आ गया है भैया तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। विथ कंप्यूटराइजेशन दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। क्यों सॉल्व हो गई? क्योंकि अब आपको अकाउंट रिकनसाइल नहीं करने की जरूरत है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक करता है। कंप्यूटराइजेशन के साथ में प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एज ओरिजिनल एंट्री इन द अकाउंट इज ऑटोमेटिकली पोस्टेड इन ऑल द बुक्स एंड बैलेंस ड्राइव। मतलब ओरिजिनल एंट्री जैसे ही आपने बनाई उसके बाद वो जितनी भी अकाउंट में जहाँ जहाँ जाना है वहाँ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है और बैलेंस आपका निकल करके आ जाता है। तो ये काम खत्म हो गया कि अब ये नहीं कि स्पेशल टीम बना करके सारे अकाउंटों को बैलेंस करने का काम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम ये नई आ गई। द प्रॉब्लम अबाउट द रिकन्सिलेशन एट द ब्रांच
लेवल which has not been resolved by the computerization is that suspense and sundry deposit account। अब समस्या नई हमने पैदा कर ली कंप्यूटराइजेशन के दौर में कि सस्पेंस और सन्ड्री का कॉन्सेप्ट हम ले करके चले आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सस्पेंस हमेशा डेबिट में रहता है और सन्ड्री हमेशा क्रेडिट में रहता है। ओके, सस्पेंस और सन्ड्री का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको जैसे मान लो कोई पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर हेड से पेमेंट करनी होती है, मान लो रेंट देना है, तो हम रेंट जो है मेन हेड से ना डेबिट करके हम क्या करते हैं, सस्पेंस से डेबिट करके पेमेंट कर देते हैं। फिर बाद में जब पर्टिकुलर डेट आती है तो उस डेट को सस्पेंस अपना वो हेड डेबिट करते हैं और उसको सस्पेंस में पैसा डाल करके एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम सस्पेंस में करते रहते हैं। सन्ड्री अकाउंट में तब होता है जब आपको कोई पैसा ना समझ में आ रहा हो कि जैसे मान लो तुम्हारे खाते में जो है पैसा आ गया, जैसे पीएनबी में 31-71-160 में पैसा आ जाता है, हमें नहीं पता है कि पैसा किसका है, तो हम क्या करते हैं, उसको सन्ड्री अकाउंट में उठा करके डाल देते हैं कि हमें नहीं पता है किसका है, बाद में डिसाइड करेंगे। तो उठा करके पार कर दिया, डेंट लगा दिया, घर चले गए। अगले दिन आए तो खोजबीन करी तो पता चला इनका पैसा है, तो अब सन्ड्री को डेबिट करेंगे और उठा करके उस कस्टमर के खाते में पैसे डाल देते हैं। तो सस्पेंस सन्ड्री इस तरीके से आपका काम करता है। तो अब क्या है कि अगर अब आपको सर्कल ऑफिस से बार बार कॉल आती होगी 31-71-160, 31-71-104 अपना खाली करिए। क्यों आ रही है कॉल आपको? क्योंकि यही रिकन्सिलेशन करवाया जा रहा है कि भैया जो एंट्रियाँ हैं उनको खत्म करो, कौन सी एंट्री किसकी उसको खत्म करो। कई बार ऐसी एंट्रियाँ आती हैं, सरकार की तरफ से कोई एंट्री आ गई, हमको पता ही नहीं कि किस चीज़ की एंट्री है, बस हल्का सा 2 लाइन का 2 शब्द का एक रिमार्क लिखा हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ डालें इस पैसे को, तो हम उठा करके उसको सन्ड्री में पार्क कर देते हैं। भैया चलो सन्ड्री में पार्क कर दो, बाद में डिसाइड करेंगे। तो अब ऐसे में पार्क तो कर दिया, लेकिन उसको जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज इंक्लूडेड अंडर अदर एसेट्स इन बैलेंस शीट एंड सस्पेंस अकाउंट शुड कंटेन ओनली डेबिट एंट्रीज। ध्यान रखिएगा कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, अदर एसेट्स में दिखाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट में हमेशा डेबिट एंट्रीज रहती हैं, क्रेडिट की एंट्री मतलब डेबिट बैलेंस रहेगा। कुल मिलाकर के इनका कहने का मतलब ये है, क्रेडिट तो करोगे ही, अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट करोगे तभी एडजस्ट होगा, लेकिन डेबिट एंट्रियाँ होती हैं या डेबिट में बैलेंस रहता है। इफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड ऑन टाइमली बेसिस, तो अगर हम जो सस्पेंस और सन्ड्री में एंट्रियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से उस अकाउंट को मेंटेन करें और टाइमली तरीके से एंट्रियों को एडजस्ट कर देंगे, तो सस्पेंस और सन्ड्री हमारी कभी फंसी हुई नहीं रहेगी, तो रिकन्सिलेशन का कोई मुद्दा नहीं आएगा। और उसके बाद में सन्ड्री डिपॉजिट में जो आउटस्टैंडिंग एंट्री होती हैं उनको हमें मतलब जो है आउटस्टैंडिंग एंट्री चाहे सन्ड्री डिपॉजिट या सन्ड्री अकाउंट्स कह सकते हैं, इन्हें भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक्सपेडेटली यानी तेज़ी के साथ में इन्हें रिजॉल्व करें। और सन्ड्री में जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट की एंट्रियाँ होती। ठीक है, उसके बाद में आता है रिकन्सिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच एंट्रीज। लेकिन पहले ये देख लीजिए, तो इसमें देखो हमने जो है ये देखा रिकन्सिलेशन ऑफ इंट्रा ब्रांच एंट्रीज में कि इंट्रा विद इन ब्रांच में एंट्रीज का क्या होता है। तो इसमें हमने देखा कि पहले क्या समस्या रहती थी कि जो बहुत सारे सेविंग अकाउंट हुआ करते थे उनका अकाउंट अनबैलेंस्ड रहता था, तो ऐसे में आरबीआई दबाव बनाता था, फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स और टीम बनाई जाती थी जो ब्रांचों में जा करके अकाउंट को एडजस्ट करवाया करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो ये ज़माना लद गया, ये हुआ कि अकाउंट अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक नई समस्या को हमने वहाँ पर जन्म दिया जो कि सस्पेंस और सन्ड्री के नाम से जानी गई आगे चल करके। ठीक है, अब सस्पेंस और सन्ड्री में भी बैलेंस में प्रॉब्लम है कि हमें टाइम टू टाइम एंट्री को एडजस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने पीएनबी का एग्जांपल दिया। 71, 160 और 104 आपको बराबर खाली करने के लिए कॉल आती रहती है कि सर इसको एडजस्ट करिए। ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो आप एसेट एंड लायबिलिटी में अदर एसेट में दिखाएंगे, यानी बैलेंस शीट में अदर एसेट में दिखाते हैं और इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हम समय से मेंटेन करें और जो है एंट्री को टाइमली एडजस्ट कर दें तो हमें सस्पेंस को एडजस्ट करने की रिकन्सिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई एंट्री जो है सन्ड्री अकाउंट में या सन्ड्री डिपॉजिट में पेंडिंग है तो उसको भी तेज़ी के साथ में रिजॉल्व करना चाहिए और इसमें जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट की एंट्रियाँ होती हैं। अब आती है फ्रेंड जो है रिकन्सिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच या इंटर ऑफिस एंट्रीज, यानी ऐसी एंट्री जिसमें 2 ब्रांचें, एक ब्रांच एक ऑफिस या दोनों ऑफिस इस तरीके का इन्वॉल्व रहते हैं। ऑफिस और ब्रांच में क्या फ़र्क है भाई? ब्रांच का मतलब जो ब्रांच चल रही है और ऑफिस का मतलब सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, बैक ऑफिस, है ना, ट्रेजरी काइंड ऑफ दैट। ओके, रिकन्सिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच या ऑफिस अकाउंट को इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन मोस्टली ओरिजिनेट एट ब्रांचेज, जो इंटर ऑफिस एंट्रियाँ ज़्यादातर ब्रांचों में ही ओरिजिनेट होती हैं, ऑफिसों में नहीं। ईच ब्रांच में हैव अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद अदर ब्रांचेज एज वेल एज विद द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक।
हर ब्रांच की दूसरे ब्रांचों के साथ में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अपने हेड ऑफिस के साथ में भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इन मैनी ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन बाय द ब्रांच, वन लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इंटर ऑफिस अकाउंट। कई सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें एक लेग जो है आपकी इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन की होती है, यानी कि एक लेग ऑफिस अकाउंट होता है, इंटर ऑफिस अकाउंट होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जब आप एक ड्राफ्ट इशू करते हैं तो कैसे इशू करेंगे, कस्टमर का जो अकाउंट है उसको आप डेबिट कर लेते हैं, कस्टमर से पैसा ले लेते हैं डेबिट करके, और इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर, कस्टमर के खाते से पैसा लिया और एक अकाउंट में उठा करके डाल दिया। अब वो ड्राफ्ट जब किसी दूसरी ब्रांच में जाएगा पे करने के लिए, तो वो ब्रांच क्या करेगी, वो जो है जो पेई है, जिस बंदे को पैसे मिलने हैं उसके खाते को क्रेडिट कर देते हैं, यानी उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, क्रेडिट कर देते हैं उसके खाते में, पेई मतलब जो बेनिफिशियरी उसके खाते में पैसे डाल देते हैं, और जो हमारा इंटर ऑफिस अकाउंट था उसको डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्राफ्ट के केस में क्या हुआ, देखो पहले कस्टमर जो था उसका अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, कस्टमर के अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कस्टमर के खाते से पैसे निकाल लिए, और हमने अपना इंटर ऑफिस अकाउंट क्या किया, क्रेडिट कर दिया। बाद में हमने अपना इंटर ऑफिस अकाउंट क्या किया, डेबिट कर दिया, यहाँ से पैसे निकाले, और जो दूसरा जो हमारा पेई है जिसे कहते हैं बेनिफिशियरी जो होता है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री है, यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री है, और ये एंट्रियाँ आपस में एडजस्ट हो गई। यही रिकन्सिलेशन का फंडा होता है। तो इंटर ऑफिस अगर अकाउंट इन्वॉल्व है तो ऐसे में फ्रेंड्स जो है हमारे लिए इनको रिकंसाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इफ द बैलेंस इन द इंटर ऑफिस अकाउंट इज डेबिट बैलेंस, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो इंटर ऑफिस का अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में दिखाएंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द बैंक्स एज ए होल द ट्रांजेक्शन व्हिच रिमेन अनमैच्ड unreconciled appear as inter-office adjustment balance in the balance sheet of the bank under the head other assets if in debt and under the head other liabilities and provision if in क्रेडिट। तो ये बोल रहे हैं कि पूरे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर कोई ट्रांजैक्शन अनमैच्ड या अनरिकंसाइल्ड रह जाती है तो वो कहाँ आती है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बैलेंस के तौर पर दिखाई जाती है। कहाँ पर, बैलेंस शीट में। किस हेड में दिखाएंगे, अगर डेबिट है तो अदर एसेट्स में दिखा दीजिए, अगर क्रेडिट में है तो अदर लायबिलिटी और प्रोविजन के हेड के अंदर दिखाएंगे। किस नाम से, ये दिखाएंगे इंटर ऑफिस एडजस्टेड एंट्रीज के नाम से हम दिखा देते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन क्या है भाई, आरबीआई गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटर ऑफिस ब्रांच एंट्री या इंटर ऑफिस एंट्रीज के लिए, तो ये बोलते हैं नॉन रिकंसिलेशन रिजल्ट इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अगर एंट्रीज को आप रिकंसाइल नहीं करते हैं तो उससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आरबीआई बोलता है। तो आरबीआई हैड इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू रिकंसाइल द एंट्रीज आउटस्टैंडिंग इन देयर इंटर ब्रांच अकाउंट विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। कोशिश आप करिए कि आपके जो इंटर ब्रांच या इंटर बैंक एंट्रीज हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर जरूर से जरूर रिकंसाइल कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रिकंसिलेशन नहीं करेंगे तो आपके फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी गाइडलाइन दे रखी है। इन्होंने बोला कि मान लो कि जो है आरबीआई ने कहा कि अगर मान लो कोई एंट्री है, कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री है जो 5 साल से अधिक की हो गई है, वो इंटर ब्रांच का अकाउंट है, इंटर बैंक का, इंटर ऑफिस का अकाउंट है और उसमें 5 साल से अधिक समय हो चुका है, उस एंट्री को हमने रिकंसाइल नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग चली जा रही है, तो उस केस में उनको एक सेपरेट ब्लॉक्ड अकाउंट में उठा करके डाल दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए, यानी एक जगह से उठा करके एक अलग ग्रुप में डाल दीजिए। जितनी भी 5 साल से अधिक अगर हो गया है एंट्री को रिकंसाइल नहीं हो पाई, आउटस्टैंडिंग है, 5 साल से अधिक हो गया है, इंटर ऑफिस अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो उसको उठा करके एक ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, और इसे बैलेंस शीट में आप कहाँ पर दिखाएंगे, इसे हम अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस अदर के हेड के अंदर में दिखाएंगे शेड्यूल 5 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। उसके बाद में बैंकों को यह भी कहा गया है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ द अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज। जो भी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज आउटस्टैंडिंग है उनको कैटेगरी वाइज जो है उनकी पोजीशन आप निकाल करके दीजिए इन द इंटर ब्रांच अकाउंट में फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो 31 मार्च को, यानी कि साल जब आपका ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो उस समय अगर जो है 6 महीने से अधिक आपकी एंट्री अनरिकंसाइल्ड पड़ी रह रही है, आउटस्टैंडिंग पड़ी रह रही है, तो उनको क्या करिए आप कैटेगरी वाइज जो है उनकी पोजीशन निकाल करके दीजिए। ठीक है, एंड मेक प्रोविजन इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ एग्रीगेटेड नेट डेबिट बैलेंस इन ऑल कैटेगरीज। और साथ ही साथ में इनके लिए जैसे आप एनपीए अकाउंट के लिए प्रोविजनिंग करते हैं उसी तरीके से आप इसके लिए 100% प्रोविजनिंग करके रखिए। जितना भी
टोटल डेबिट बैलेंस है हर कैटेगरी का मिलाकर जितना डेबिट बैलेंस है, सोचो 5 करोड़ का अगर डेबिट बैलेंस इस तरीके से आता है तो 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके 5 करोड़ अलग रखिए। ये आपके ऊपर देनदारी है, सरदर्दी है। जैसे एनपीए अकाउंट जो है हमारे ऊपर सरदर्दी होता है, ना मिले पैसा तो इसीलिए हम प्रोविजन करके रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ प्रोविजन करने की भी बात आरबीआई ने करी हुई है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने देखा कि ज़्यादातर जो आपकी इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ब्रांचेज में ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हर ब्रांच में नंबर ऑफ जो है ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें कई सारी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं, कई सारे ऑफिस इन्वॉल्व होते हैं, हेड ऑफिस इन्वॉल्व होता है। जब जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि मतलब बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें जो है इंटर ऑफिस अकाउंट इन्वॉल्व होता है। जैसे चेक का एग्जांपल दिया कि अगर ड्राफ्ट का एग्जांपल दिया कि मान लो अगर ड्राफ्ट इशू किया जाता है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर का अकाउंट डेबिट करते हैं और इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब वहाँ क्रेडिट में पैसा पड़ा हुआ है इंटर ऑफिस में, जब वो कैश मतलब ड्राफ्ट लेकर के कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो अभी इंटर ऑफिस में पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ से निकाल करके उसको हम यहाँ से यानी डेबिट करते हैं और उस कस्टमर जिसे पेई कहा जाता है, बेनिफिशियरी कहा जाता है, उसको उठा करके दे देते हैं। तो इस तरीके देखो एक लेग जो है आपकी इंटर ऑफिस वाली हो गई और एक लेग कस्टमर की हो जाती है। अब इन्होंने बोला कि मान लो अगर जो इंटर ऑफिस अकाउंट है अगर उसमें डेबिट बैलेंस है तो उसको एसेट साइड में दिखाओ जो है बैलेंस शीट में, मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया और आप इसको रिकंसाइल नहीं कर सके और इंटर ऑफिस अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस रह गया तो इसको कहाँ दिखाओ, एसेट साइड में। और अगर क्रेडिट बैलेंस रह गया तो उसको लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाना होगा। एसेट लाइबिलिटी आपकी जिम्मेदारी होती है ना, तो क्रेडिट साइड लाइबिलिटी के तौर पर होता है। फॉर अ बैंक अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा जितने भी जो है अनरिकंसाइल्ड या अनमैच्ड एंट्री हैं आपकी, उनको सारा क्या करिए, एक इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बैलेंस नाम से एक हेड बनाइए और उसको उठा करके डाल दीजिए कहाँ, अदर एसेट्स में। अगर जो है डेबिट में बैलेंस है, अगर डेबिट में बैलेंस है तो अदर एसेट्स के अंदर एक लाइन लिखिए क्या, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्रीज, और वहाँ पैसा दिखा दीजिए। और अगर लाइबिलिटी आपका क्रेडिट में बैलेंस है तो उसको अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर में लिखिए एक लाइन क्या, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बैलेंस इतना रुपए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। फिर आरबीआई की गाइडलाइन हमने देखी कि आरबीआई क्या कहता है इंटर ऑफिस एंट्रीज के रिकंसिलेशन के लिए। तो इन्होंने कहा कि नॉन रिकंसिलेशन से फ्रॉड बढ़ेगा, तो इसलिए भैया फ्रॉड नहीं होने देना है। तो आरबीआई बोलता है कि आपके इंटर ऑफिस अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको 6 महीने के अंदर अंदर में आप रिकंसाइल जरूर से जरूर कर लें। मान लो 6 महीने में नहीं होता और 5 साल बीत जाते हैं, इंटर ऑफिस की एंट्री अनएडजस्टेड अनरिकंसाइल्ड रह जाती है और 5 बरस बीत गए, तो उन सभी एंट्रियों को जो 5 साल से ज़्यादा हो चुकी उनको इकट्ठा उठाओ और उनको एक ब्लॉक्ड अकाउंट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, ब्लॉक्ड अकाउंट में डालेंगे। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे तो उसको अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन अदर्स के अंदर में आपको दिखाना होगा एज पर शेड्यूल 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जब जो है मतलब 31 मार्च को क्या करिए, कैटेगरी वाइज अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज की पोजीशंस निकालिए। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में क्या हमारा जो है 6 महीने से ऊपर आउटस्टैंडिंग कौन सी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज पड़ी हैं, पोजीशन निकाल लीजिए। फिर जितना भी डेबिट बैलेंस हो सारी एंट्रीज का डेबिट बैलेंस जोड़ लीजिए पोजीशन वाइज। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज जोड़ लीजिए, जितना डेबिट बैलेंस है उसका 100% प्रोविजन कीजिए। अगर 5 करोड़ आपका डेबिट में है तो 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके अलग से पैसे रखिए, जैसे आप एनपीए अकाउंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, रिकंसिलेशन सेटअप एंड प्रोसेस एट द बैंक की हम अगर बात करें तो रिकंसिलेशन सेटअप और प्रोसेस क्या होनी चाहिए बैंकों में, तो इन्होंने कहा रिकंसिलेशन वर्क ऑफ इंटर ऑफिस अकाउंट इज नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड एज डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ द बैंक रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को। तो बोल रहे हैं रिकंसिलेशन का वर्क जो होता है इंटर ऑफिस जो अकाउंट का, वो जनरली किसी न किसी डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। नए जो सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन के इन्वायरमेंट में जो बैंकों ने क्या किया, ज़्यादातर बैंकों ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। रिकंसिलेशन का काम किसको दे दिया है, आईटी डिपार्टमेंट जो कि हेड ऑफिस में बैठता है, उनको कहा है कि तुम रिकंसिलेशन का काम देखोगे। ठीक है, यानी कहने मतलब ये है कि रिकंसिलेशन की प्रोसेस क्या है, एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को ही हेड ऑफिस में ही दे दिया गया कि तुम, जैसे आईटी डिपार्टमेंट को ज़्यादातर ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट ही ये जितने भी अकाउंट है इनकी रिकंसिलेशन का काम देखेगा। ईच ब्रांच हैज टू सेंड अ डेली स्टेटमेंट ऑफ इंटर ऑफिस अकाउंट टू द सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट। अब इसके अलावा कुछ बैंकों ने सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट सीआरडी भी बना लिया है। तो हर एक ब्रांच को चाहिए कि वो डेली जो है ये जो इंटर ऑफिस अकाउंट है इनकी एंट्रीज को, इनकी डिटेल्स को वो ईमेल करे रोज के रोज जो है किसको, सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब अगर मान लो इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी अगर कोई एंट्री अनरिकंसाइल्ड रह जाती है, हम रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कुछ सर्टेन कारण होते हैं। जैसे पहला नेचर ऑफ एंट्री, दूसरा मिस्टेक एक या एक से अधिक जो है स्टेटमेंट में, या फ्रॉड। इन सभी वजहों से ये एंट्री पड़ी रह जाती है, रिकंसाइल नहीं हो पाती है। जैसे नेचर ऑफ एंट्री में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देयर इज ए टाइम
लैग इन्वॉल्व इन सम ऑफ द एंट्रीज लाइक ड्राफ्ट इशूड एंट्री। तो मतलब एंट्री का नेचर ही ऐसा है कि उसमें कुछ समय लगेगा। जैसे मान लो मैंने एटीएम वाला एग्जांपल दिया कि आपके करेंसी चेक से उसने 16 लाख रुपए उठाए, लेकिन वो 2 दिन बाद ही 16 लाख रुपए उसका हेड ऑफिस आपके पास भेजेगा। तो इस ऐसे नेचर की वजह से 2 दिन तक वो एंट्री अनरिकंसाइल्ड रह जाएगी। तो नेचर ऑफ एंट्री की वजह से, जैसे चेक इशू, जैसे यहाँ पर चेक इशूड एंट्री, अभी हमने देखा था जब ड्राफ्ट इशू होता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब जब तक वो चेक जो ड्राफ्ट आपका कैश नहीं करवा लिया जाएगा तब तक भाई जो है वो एंट्री पड़ी रहेगी। तो इस वजह से भी हो सकता है कि रिकंसाइल्ड ना हो पाई हो। ठीक है। दूसरा, मिस्टेक इन वन आर मोर ऑफ द डेली स्टेटमेंट सेंड बाय द ब्रांचेज। ब्रांचेज रोज जो है स्टेटमेंट भेजती है किसको, सेंट्रलाइज्ड सीआरडी को, है ना, सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को। हो सकता है उन्होंने जो स्टेटमेंट भेजा वही गलत हो, उसकी गलती की वजह से, तो है ना, तब भी रिकंसाइल नहीं हुआ है। इवन अ माइनर मिस्टेक मे रिजल्ट इन सिस्टम शोइंग द एंट्री एज अनरिकंसाइल्ड। हो सकता है छोटी सी मिस्टेक हो जिसकी वजह से रिकंसाइल्ड ना हो पा रही हो। आपने डेटा भेजा कि 2000 क्रेडिट में है, वहाँ दिखा रहा है 20,000 रुपये जो है क्रेडिट में, तो अब एक जीरो गायब है, लेकिन उसकी वजह से अब एंट्री एडजस्ट नहीं हो पा रही, रिकंसाइल नहीं हो पा रही है। फ्रॉड की वजह से भी रिकंसाइल नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फॉर्ज्ड ड्राफ्ट इज पेड, कोई ऐसा फर्जी ड्राफ्ट जो है पे हो गया, फॉर्ज्ड ड्राफ्ट। अब अगर कोई ड्राफ्ट बना ही नहीं और उसको आपने पे कर दिया तो क्या होगा भाई, इंटर ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री है ही नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट कभी इशू ही नहीं हुआ था। तो अगर एंट्री है नहीं तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, इंटर ऑफिस अकाउंट को डेबिट मारा, इंटर ऑफिस अकाउंट को डेबिट मारा और अब कस्टमर को पेमेंट कर दी। तो हमारी ये डेबिट वाली एंट्री खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इंटर ऑफिस में कोई क्रेडिट की एंट्री है नहीं, क्योंकि ये फर्जी चेक था, फ्रॉड ड्राफ्ट था, फ्रॉड हो गया था हमारे साथ में। तो अगर असली चेक होता तो उसमें कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके हम अपने इंटर ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट कर चुके होते और फिर इसी क्रेडिट को उठाते, डेबिट करते और कस्टमर को दे देते। ये तो सही था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये वाली लेग हुई ही नहीं, ये वाला काम हुआ ही नहीं। सीधे हमने अपना अकाउंट डेबिट किया और पैसे उठा करके दे दिए उस बंदे को, अपना अकाउंट का मतलब इंटर ऑफिस अकाउंट को। तो इस तरीके की वजह से भी अनरिकंसाइल्ड एंट्रियाँ पड़ी रहती हैं। अब ये जेब से भरोगे या जो भी होगा करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बातें कर ली किस बारे में, कि जो है रिकंसिलेशन का सेटअप और प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि रिकंसिलेशन का काम जो इंटर ऑफिस के अकाउंट है जनरली क्या करते हैं, किसी डेजिग्नेटेड ऑफिस को दे दिया जाता है। न्यू सीबीएस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जनरली ये आईटी डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस में बैठता है उसको ही रिकंसिलेशन का काम सौंप दिया जाता है। इसके अलावा हर एक ब्रांच को चाहिए कि वो डेली जो है स्टेटमेंट भेजे ऑफिस, इंटर ऑफिस अकाउंट की। किसको भेजेगी, सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट सीआरडी को भेजेगी। उसके बाद में मान लो ये बोल रहे हैं कि किन वजहों से अकाउंट आपकी एंट्रियाँ अनरिकंसाइल्ड रह सकती हैं, किस वजह से अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है। तो पहला, एंट्री का नेचर ही ऐसा है कि उसमें तरीका ही नहीं है कि तुम कितना भी चाहो रिकंसाइल करना, होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एटीएम वाला एग्जांपल दिया कि भैया एटीएम के पैसे हमने तो दे दिए, हमने तो खाता अपना डेबिट कर दिया, लेकिन जब तक पैसा हेड ऑफिस से आएगा नहीं तब तक एंट्री एडजस्ट नहीं होगी। 10 दिन बाद आए तो 10 दिन बाद एंट्री एडजस्ट होगी। तो नेचर ऑफ एंट्री की वजह से जो अकाउंट स्टेटमेंट आपने भेजा हुआ है, इंटर ऑफिस का स्टेटमेंट आपने सेंट्रल रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट को, हो सकता है आपने उसमें गलती कर दी हो, उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी अकाउंट रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, या फ्रॉड हो गया है। ऐसा ड्राफ्ट जो फॉर्ज्ड है, जो जाली है, गलत ड्राफ्ट अगर आपने पे कर दिया तो आपने इंटर ऑफिस अकाउंट को डेबिट किया और कस्टमर को पैसे दे दिए या उसके खाते में डाल दिए। लेकिन अब यहाँ पर इस इंटर ऑफिस में जो डेबिट की एंट्री, इसके करस्पॉन्डिंग कोई क्रेडिट की एंट्री कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये चेक कभी, ये ड्राफ्ट कभी बना ही नहीं था। तो उस केस में भी अनरिकंसाइल्ड एंट्री फंसी रह जाती है। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।